इंडिया इज ऑन द मून। दोस्तों, जो शब्द हम पिछले 4 सालों से सुनना चाहते थे वो अब हकीकत बन चुका है। जी हाँ, हमारा चंद्रयान 3 चांद पे पहुंच चुका है और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन सवाल ये है कि अपोलो 17 मिशन के बाद जिस चांद पे आज तक कोई भी इंसान नहीं पहुंच सका, उसी चांद पे आज हर स्पेस एजेंसी अगले 5-10 सालों के अंदर ही अपने लोगों को उतारना चाह रही है। पर क्यों? क्या जरूरत है? आखिर कौन सी खजाना छुपी हुई है वहां? पृथ्वी के 1/4 तो साइज है इसका, एटमॉस्फेयर है नहीं, जीवन जीने की संभावना दिख नहीं रहा। ऐसे में क्या एलियंस मिल जाएंगे वहां से, या फिर वहां से पृथ्वी जैसी हैबिटेबल प्लैनेट्स का पता चल जाएगा जहां फ्यूचर में इंसान रह सके? जवाब है जी हाँ। दोस्तों, ये सब तो होगा ही, लेकिन इसके अलावा भी कई ऐसी चीजें होंगी जो कि पृथ्वी पे आने वाली कई सारी प्रॉब्लम्स को निपटने के साथ साथ पूरी की पूरी दुनिया ही बदल सकती है। और इन सब के लिए हमारा चंद्रयान 3 एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। लेकिन कैसे? चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। ये तस्वीरें चांद के दक्षिणी ध्रुव की है जिन्हें विक्रम लैंडर ने खींची है। पृथ्वी से 138 साल दूर मिला धरती जैसा ग्रह धीरे धीरे पानी वाले ग्रह में बदल रहा है। दुनिया भर की स्पेस एजेंसियां अंतरिक्ष में एक के बाद एक मिशन को अंजाम देने में जुटी हुई हैं। दोस्तों, जिससे पहले कि हम अपनी कहानी की शुरुआत करें, पहले आप इस कार्टून को देखिए, जरा गौर से देखिए। कुछ समझ आ रहा है? मैं बताता हूं। दरअसल 2014 में हमारा मंगलयान के सफलता पे जहां कई देश के लोग हमारे साइंटिस्ट की खूब तारीफ कर रहे थे, तो वहीं कुछ लोग मजाक उड़ाने से भी पीछे नहीं रहे। और उन्हीं में से एक था अमेरिका का फेमस अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स, जो कि 28 सितंबर 2014 को इस कार्टून को छापा, जिसमें आप देख सकते हैं कि कुछ सूट बूट वाले लोग एक क्लब के अंदर बैठे अखबार पढ़ रहा है, जिसका हेडलाइन है इंडियाज मार्स मिशन और ऊपर लिखा हुआ है एलाइट स्पेस क्लब। जिसके दूसरी ओर एक गरीब इंडियन किसान गाय के साथ गेट को खटखटा रहा है, लेकिन वो लोग गेट खोल नहीं रहा, क्योंकि उनके अनुसार हम इंडियंस कभी भी उसका बराबरी नहीं कर सकते। दोस्तों, उस समय इस कार्टून के जरिए वो लोग दुनिया के सामने इंडिया को ये दिखाना चाह रहे थे कि भारत एक गरीब देश है। वो स्पेस मिशन में इतना पैसा क्यों खर्च कर रहा है? उसके द्वारा किया गया इस तरह से हमारे साइंटिस्ट का मजाक हमें बिल्कुल पसंद नहीं आई, और चंद्रयान 3 उसका एक करारा जवाब है। दोस्तों, इन सफलता के साथ इस कार्टून में दिख रहे गेट को आज हम खटखटा नहीं रहे, बल्कि लात मार कर तोड़ चुके हैं। आपको बता दूं, इंटरप्लैनेटरी मिशन यानी फ्यूचर में सौर मंडल में मौजूद अलग अलग ग्रहों के रिसर्च के पीछे हमारा चंद्रयान 3 एक बहुत बड़ा कदम है। इसे अच्छे से समझने के लिए हमें चंद्रयान 3 में लगे इंस्ट्रूमेंट यानी पेलोड को समझना होगा। दोस्तों, हमारा चंद्रयान 3 मेन रूप से 3 कंपोनेंट से मिलकर बना है, जिसमें कि पहला प्रोपल्सन मॉड्यूल, दूसरा लैंडर जिसका नाम विक्रम है, और तीसरा रोवर जिसे हम प्रज्ञान कहते हैं, जिसमें कि चांद और अन्य ग्रहों के रिसर्च के लिए टोटल 7 पेलोड लगे हुए हैं। अब आप पेलोड जैसी टेक्निकल चीजों से घबरा मत जाना, क्योंकि हम इसे बहुत ही आसान भाषा में समझने वाले हैं। दोस्तों, पहले तो पेलोड का मतलब है चंद्रयान 3 में लगे रिसर्च के लिए भेजी गई साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, यानी कि इस मिशन में टोटल 7 पेलोड लगे हुए हैं। एक पेलोड प्रोपल्सन मॉड्यूल में, 4 पेलोड लैंडर में और 2 पेलोड रोवर में। जिसमें कि प्रोपल्सन मॉड्यूल में जो पेलोड भेजे गए हैं उसका नाम सेप है। चंद्रयान 3 में भेजी गई ये एकलौता ऐसा पेलोड है जिसे चांद से कोई मतलब नहीं, बल्कि इसे पृथ्वी के बारे में जानकारियां जुटाना है। अब आप सोच रहे होंगे कि पृथ्वी को ऑब्जर्व करने के लिए इस पेलोड को पास रखने के बजाय इतनी दूर चांद के पास क्यों भेजा गया? भला ये कौन सी टेक्निक है रिसर्च करने का? तो दोस्तों, जिस मकसद के लिए इसे भेजा गया है, ऐसे में ये गजब का टेक्निक है रिसर्च करने का। ये दूर से पृथ्वी को ऑब्जर्व कर दूसरे ऐसे एक्सोप्लैनेट का पता लगाने में मदद कर सकती है जो कि हमारे सोलर सिस्टम के बाहर किसी दूसरे तारे का चक्कर लगा रहा है और जो कि दिखने में पृथ्वी जैसा है। अब आप सोच रहे होंगे कि साइंटिस्ट इस पेलोड के माध्यम से दूर ब्रह्मांड में मौजूद एक्सोप्लैनेट को कैसे ढूंढ पाएंगे? तो दोस्तों, आपने पढ़ा होगा कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जिसमें कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के स्पेक्ट्रम पाए जाते हैं, जिसका एक छोटा सा भाग विजिबल लाइट है,
जिसे हम देख पाते हैं, लेकिन इसके अलावा भी इसमें कई सारी ऐसी वेव्स होते हैं जिसे हम देख तो नहीं पाते, लेकिन इसमें कई सारी गुप्त जानकारियां छुपी होती है, जैसे कि इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, एक्सरे और भी कई सारे। और दूर किसी अन्य सोलर सिस्टम में मौजूद तारे अथवा ग्रहों से जब कोई लाइट आकर हमारे प्रोपल्सन मॉड्यूल के सेफ पेलोड से टकराएगी, तो ये पेलोड हमारी पृथ्वी से आ रही लाइट और उन ग्रहों से आ रही लाइट को स्टडी कर ये पता लगाएगी कि कौन सी एक्सोप्लैनेट ऑलमोस्ट पृथ्वी की तरह है और जहां जीवन जिया जा सकता है। आपको बता दूं कि नासा के द्वारा अभी तक टोटल 5000 से भी ज्यादा एक्सोप्लैनेट को ढूंढा जा चुका है, जिसमें एक भी ऐसा प्लैनेट नहीं मिल सका जहां जीवन जीने की संभावना मौजूद हो, और इसे ढूंढने का सिलसिला अभी भी जारी है। ये तो थी प्रोपल्सन मॉड्यूल में लगी पेलोड, लेकिन अब हम बात करते हैं लैंडर में लगे पेलोड के बारे में। दोस्तों, हमारे लैंडर में टोटल 4 पेलोड लगे हुए हैं, जिसमें कि पहला का नाम चेस्ट है, जो कि चांद के सरफेस में 10 इंच अंदर घुसकर हीट को मेजर करेगा, जिससे हमें अलग अलग समय में चांद के सरफेस के टेम्परेचर का पता चल सके। लैंडर में भेजे गए दूसरा पेलोड जो कि इल्सा है, वो लैंडिंग साइट पे आने वाली भूकंप को मेजर करेगा। चांद पे मौजूद प्लाज्मा, जो कि पदार्थ का एक चौथा अवस्था है, उसके डेंसिटी का पता लगाने के लिए रामभा एलपी नाम का पेलोड भेजा गया है। और इन सब के अलावा चांद और पृथ्वी की करंट डिस्टेंस मापने के लिए लैंडर में LRA नाम की इंस्ट्रूमेंट भेजी गई है, जिसका काम है पृथ्वी से उसकी ओर भेजी गई रेजर बीम को रिफ्लेक्ट करना। और LRA के द्वारा रिफ्लेक्ट हुई इसी रेजर बीम से साइंटिस्ट को पृथ्वी और चांद के करंट डिस्टेंस का पता चलेगा। यह स्पेशली अमेरिका का दिया हुआ इंस्ट्रूमेंट है। इसे पहली बार अपोलो 11 के टाइम नील आर्मस्ट्रांग भी अपने साथ ले गए थे, और ये उसी का अपडेटेड वर्जन है। इसे मेन रूप से इसलिए भेजा गया है क्योंकि 2030 में अमेरिका का आर्टेमिस मिशन के दौरान इसका बहुत बड़ा यूज होने वाला है पृथ्वी और चांद की एक्यूरेट डिस्टेंस कैलकुलेट करने में, क्योंकि ये एक अचूक मिशन होने वाला है जिसमें अमेरिका एक छोटी सी भी गलती नहीं करना चाह रही, क्योंकि इस मिशन में चांद पे जाने के लिए खुद इंसान बैठे होंगे, और ऐसे में एक छोटी सी भी चूक का मतलब है उन सारे एस्ट्रोनॉट्स की मौत। यानी आर्टेमिस मिशन की सफलता में एक छोटा सा क्रेडिट हमारे चंद्रयान 3 का भी होगा। ये तो थी लैंडर में लगी पेलोड, लेकिन अब हम जिसका बात करने वाले हैं वो रोवर में लगे खास इंस्ट्रूमेंट है, जिस पे दुनिया का तमाम साइंटिस्ट अपना नजर गड़ाए बैठे हैं कि रिजल्ट कब उनके पक्ष में आए। और यही वो इंस्ट्रूमेंट है जो चांद पे पानी का पता लगाने का जिम्मा लिया है, क्योंकि कई सारे रिपोर्ट्स में सामने आई है कि चांद के साउथ पोल पे मौजूद बड़े बड़े क्रेटर में आइस फॉर्म में पानी हो सकता है, और अगर ऐसा सच में हुआ फिर तो कमाल ही हो जाएगा। और इन चीज का पता लगाने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट भेजी गई है उसका नाम है अपेक्स और लीप्स, जिनमें अपेक्स वहां पे मौजूद मिनरल्स और उनके केमिकल कंपोजिशन का पता लगाएगा, और लीप्स अपने लेजर के थ्रू वहां की मिट्टी और चट्टानों में मौजूद मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और सिलिकॉन जैसे कई सारे एलिमेंट्स का पता लगाएगा। लेकिन अब अहम सवाल उठता है कि चांद पे इन सब चीजों की खोज की हमें क्या जरूरत है, जिसके लिए आज हर स्पेस एजेंसी अपना मिशन भेजना चाह रही है। ऐसे में आपको बता दूं कि भले ही वहां पृथ्वी जैसी जीवन जीने की कल्पना संभव ना हो, लेकिन अंतरिक्ष की खोज में हमारा चांद एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है, क्योंकि हमारे साइंटिस्ट चांद को एज अ बेस कैंप के रूप में यूज करना चाह रहे हैं, जहां वो लोग कुछ इस तरह का मून कॉलोनी बनाने की सोच रहे हैं, जहां वो कई सालों तक रह के अंतरिक्ष के बारे में रिसर्च कर पाए। आप तो जानते ही होंगे कि चांद का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से 6 गुना कम है, और जब कोई स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी से अंतरिक्ष के लिए लॉन्च करती है तो उसे पृथ्वी के मजबूत गुरुत्वाकर्षण के कारण उसके ऑर्बिट से बाहर निकलने में ही उसका आधा से ज्यादा फ्यूल खत्म हो जाता है, जिस दौरान काफी पैसा खर्च होता है। और ऐसी स्थिति में उसी स्पेसक्राफ्ट को अगर हम चांद से लॉन्च करें तो हमारे लिए काफी सस्ता साबित हो सकता है। दोस्तों, क्योंकि हर चीज पृथ्वी से कैरी कर चांद पे ले जाना संभव ही नहीं है, ऐसे में हमें वहां पे मून बेस बनाने के लिए वहीं पे मौजूद रिसोर्सेज का यूज करना होगा, और इन सब के लिए वहां पे पानी के साथ साथ कुछ एलिमेंट्स का पता लगाना जरूरी हो जाता है, ताकि पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रूप में अलग कर सांस लेने के लिए हवा और रॉकेट के लिए फ्यूल के रूप में यूज कर पाए। दूसरी बात यह है कि वहां पे दूर ब्रह्मांड से आने वाली लाइट और सिग्नल्स को रोकने के लिए कोई एटमॉस्फेयर नहीं है,
जिससे हम वहां पे उन लाइट और सिग्नल्स को आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं, ताकि अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे ग्रहों के साथ साथ एलियंस का भी पता लगाया जा सके। दोस्तों, चांद पे पहुंचने से हमें ये सब तो फायदा होगा ही, लेकिन इसके अलावा भी वहां एक ऐसी चीज मौजूद है जो कि पृथ्वी पे मौजूद सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स को हजारों सालों के लिए खत्म कर सकती है, और वो चीज है हीलियम 3। ये एक ऐसा धातु है जिससे न्यूक्लियर फ्यूजन के थ्रू हम बिजली बनाते हैं, जो कि क्लीन एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और ये हमारे लिए इको फ्रेंडली भी है, क्योंकि ये कुछ भी ऐसा वेस्टेज रिलीज नहीं करता जो हमारे एटमॉस्फेयर के लिए हार्मफुल साबित हो, और ये पूरी पृथ्वी पे सिर्फ रेयर केस में मौजूद है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरे भारत में यूज होने वाली 1 साल की बिजली के उत्पादन के लिए सिर्फ 30 टन हीलियम 3 काफी है, और जो कि चांद पे 11 लाख मैट्रिक टन हीलियम 3 मौजूद है, जिसका कुछ परसेंट भी अगर हम माइनिंग करके पृथ्वी पे लाने में सफल हो जाते हैं, ऐसे में पृथ्वी पे मौजूद इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम सदा के लिए खत्म हो जाएगी। हालांकि ये मुश्किल है पर असंभव भी नहीं, और इन सब के लिए हमारा चंद्रयान 3 एक बहुत बड़ा कदम है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीखे होंगे, और अगर आप ब्रह्मांड से जुड़े दिलचस्प चीजों को जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।